जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। दोस्तों आज हम बात करते हैं सुपर 30 क्वेश्चन की, और ये हम सीरीज ला रहे हैं 200 क्वेश्चंस की, जो इसमें टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट के कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि DRDO, BHEL, DMRC, LMRC, इसरो, सेल, NPCIL, ट्रेनिंग ऑफिसर और CTI के एग्ज़ाम्स होते हैं जो उनमें भी, और ITI के जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो हम इस सुपर 30 सीरीज़ को ला रहे हैं। इसकी वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेगी। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, यदि स्क्रू ड्राइवर को वहां सीमित स्थान में प्रयोग किया जाना है जहां मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्वेश्चन में दिया है कि जहां पर हमारे लिए कम स्थान दिया गया है और जो हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर है जो वह है बी, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है वह 90 डिग्री पर एक दूसरे के जो वो होता है विपरीत में मुड़ा होता है, इसलिए इसका कम स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर हमारे लिए कम स्थान होता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या है, एकल पॉइंट टूल से लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जाना है। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बारे में विचार करने के लिए टूल के किस कोण को लगाया जाए। अर्थात क्वेश्चन में लिखा है कि एक हमें मल्टी जो थ्रेड काटना है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से काटना है, तो इसका जो थ्रेड का जो हेलिक्स एंगल होगा उसके बारे में हमें किस टूल में किस कोण को हमें बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है जो वो है डी, साइड क्लियरेंस एंगल हमें इसमें बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का टेपर होता है, अर्थात द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड टेपर होता है जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोर्स टेपर। जो मोर्स टेपर होता है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जिसकी वीडियो हम बना देंगे अलग से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है भी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सेस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेंटर गेज। अर्थात जब हम चूड़ियाँ काटते हैं तो उसमें जो टूल लगाते हैं हम थ्रेडिंग टूल, उसको हम जब वर्क के अक्ष में सेट करना होता है, अर्थात वर्क के अक्ष के समांतर सेट करना होता है, तो हम किस किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सेंटर गेज। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। सेरामिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले ब्लैंक से बने होते हैं। अर्थात कि सेरामिक जो मटेरियल होते हैं फाइन ग्रेन वाले वह किससे बने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अर्थात जो सेरामिक के जो मटेरियल होते हैं वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एंगल ए एज शोन इन फिगर कार्ड। जो चित्र दिया गया है हमें वह कौन, इसमें जो चित्र में कोण ए दिखाया गया है इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैक रेक एंगल। ये हम लेथ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि कटिंग टूल के नेगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसमें हमें सत्य नहीं है जो वह बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8 नंबर का, कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए ब्लैंक को सहने की योग्यता है। अर्थात हमारी जो कटिंग टूल की हार्डनेस होती है वह क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आघात बल, इम्पैक्ट फोर्सेस। अर्थात जो आघात बल को सहने की योग्यता है वही उसकी हार्डनेस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है,
ट्विस्ट ड्रिल में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें पार्ट ए को क्या कहते हैं। तो हमने जो ड्रिल वाला आपको चैप्टर पढ़ा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लीजिए, उसमें हमने विस्तार से सभी पार्टों को बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं टैंग। अब जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है वो है, लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्क पीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कैरेज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेलीस्टॉक में होने वाले सेंटर को कहते हैं, अर्थात जो टेलीस्टॉक में हम सेंटर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डेड सेंटर। और जो हम उसमें लगाते हैं हेड स्टॉक में, उसे कहते हैं हम लाइव सेंटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को पकड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी, अर्थात टेलीस्टॉक। यदि हम लेथ पर ड्रिल करते हैं तो ड्रिल को हमें टेलीस्टॉक में पकड़ना होता है, क्योंकि उसमें जो है उसकी जो शंख होती है उस पर मूर्स टेपर कटा होता है, और जो टेलीस्टॉक का जो स्पेंडल होता है उसमें अभी मूर्स टेपर कटा होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लेथ पर कार्य करते समय मैंड्रल का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, अर्थात आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़े रखना। जो इंटरनल मशीनी पार्ट होते हैं उनको पकड़ने का काम मैंड्रल करता है। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। यदि अनियमित पीस को लेथ पर घुमाना हो तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त होगा। अर्थात जो अनियमित आकार के जॉब होते हैं उनको लेथ मशीन पर यदि हमें घुमाना है तो हम किस चीज़ की सहायता से उसे हम घुमाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेस प्लेट। फेस प्लेट में क्या होता है, इसमें हम नट एवं बोल्ट को कस देते हैं और जो हम वो बैलेंसिंग भार लटका देते हैं, तो उसकी सहायता से हम अनियमित पीस को लेथ पर घुमाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। एकल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है। अर्थात सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टेपिंग, क्योंकि टेप जो होते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं और इसमें हम टेपिंग नहीं कर सकते सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, जिस दर पर टूल का कटिंग एज वर्कपीस के सतह पर घूमता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटाई की गति, अर्थात कटिंग स्पीड। यानी टूल कटिंग एज वर्कपीस की सतह पर घूमता है उसे हम कहते हैं कटिंग स्पीड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम शैंक कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के साइज 4 से 12 तक के लिए प्रयोज्य है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राउन और शार्प टेपर। जो ब्राउन और शार्प टेपर होते हैं वो हमें साइज 4 से 12 तक प्राप्त होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फार्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्टेप टेपर कट किया जा सकता है। अर्थात जो हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड होती है उसमें हम लंबी जॉब पर टेपर काटते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि नीचे दिया गया है, नर्लिंग ऑपरेशन 2 वर्क पीस पर दी गई है। इन चित्रों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की नर्लिंग हमें करनी चाहिए। जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसमें सही है, अर्थात जो पहला वाला चित्र था उसमें एक पहली जो नर्लिंग दी गई थी वो सही थी और दूसरी नर्लिंग गलत थी। वो क्यों थी,
क्योंकि जो दूसरी वाली नर्लिंग है उसमें डबल बार नर्लिंग की होगी, तो उस पर डबल बार आ गई है, जिससे हमें स्पष्ट नर्लिंग प्राप्त नहीं होती है और वह नर्लिंग जो है हमारी खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। थ्रेडिंग कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई है, ये हैं। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं गियर ट्रेन, तो ये हमारी सिंपल गियर ट्रेन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से कौन मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रचालक अर्थात ऑपरेटर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन है डी। जैसा कि आपने अभी देखा, ऐसे ही गलतियां हमसे परीक्षा में हो जाती हैं, 2 एक जैसे ऑप्शन रहते हैं, तो इसी कारण से हम गलतियां कर देते हैं। और होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा पेपर तो अच्छा गया है लेकिन रिजल्ट खराब आया है, तो इस प्रकार की हमें गलतियां नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नीचे दिया गया जो चित्र है वो क्या इंगित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है विद्युत आघात का खतरा। ये हमने सबसे फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया था थ्योरी का, उसमें ये हमने सारे चिन्ह बताए थे और इसमें ये भी बताया था कि कौन से चिन्ह का कौन सा शेप होता है और कौन सा बैकग्राउंड होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वो है कि वर्क बेंच पर ऊपरी जो शीर्ष लकड़ी का बना होता है वह क्यों बना होता है? तो उसका जो आंसर है वो है सी अर्थात उपर्युक्त दोनों। अर्थात यह आघात को अवशोषित कर सकता है और यह फिनिश्ड घटक को क्षतिग्रस्त नहीं करता है। अर्थात जब हम चोट करते हैं तो वह आघात को सहन कर लेता है और जो हमारे फिनिश्ड पार्ट होते हैं उनको वह क्षति नहीं पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो इनमें कौन डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? तो जो टूल दिए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो इसका जो आंसर है वो है स्टील रूल। स्टील रूल से हम डायरेक्ट मेजरिंग कर सकते हैं। जो ट्राई स्क्वायर है, स्ट्रेट एज है और रिंग एज, ये सब चेकिंग टूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणन होता है, अर्थात मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 0.01 मिलीमीटर। अब हम बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। रंदा करते समय रंदे के दांत में चिप भर जाता है, इसे कहते हैं। रंदा मतलब फाइलिंग करते समय जो फाइल के दांतों में चिप्स भर जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आपने वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें इसको बार बार बताया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिनिंग। इसे हम क्या कहते हैं? फाइल की पिनिंग। अब जो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। डबल कट फाइल का प्रयोग खालिस्तान पर फाइल करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील, या इसे हम इस्पात भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा। अच्छा प्रशीतक का कौन सा गुण नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, अर्थात सी, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। तो दोस्तों ये हमारे थे सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज, और जैसा कि हम पिछले वीडियो बना चुके हैं हर चैप्टर के बारे में, जितनी भी बनाई हैं तो आप उनको देख लीजिए। उनसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप हमारी सीरीज देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।